नमस्कार दोस्तों, भारत का एक बड़ा बजट पेश हुआ है जिसके लिए हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 30 मिनट लगभग लिए और बजट भाषण किया। आम पब्लिक को क्या समझ में आया क्या नहीं, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। चैनल्स दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से भारत को महानता की ओर ले जाने वाला बजट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आए और उन्होंने किसान, मजदूर और आम लोगों का बजट बताते हुए कहा कि कल 11 बजे मैं फिर इस बजट के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये बजट क्या है, इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बजट में बहुत सारे बदलाव नहीं किए गए हैं। बजट में कहा गया है कि 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। पिछले कई सालों से बजट में लगातार ये बोला जाता है कि नदियों को जोड़ा जाएगा। ये परियोजनाएं चलती रही हैं। टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कॉरपोरेट को छूट दी गई है और मोबाइल वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको सस्ता किया गया है। लेकिन पहली बार ऐसा बजट है कि आम आदमी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारे राजा दाते जी आपको मेहमानों से परिचय कराएंगे और थोड़ा सा बजट के विषय में आपको बताएंगे, फिर आपसे चर्चा करते हैं। राजा जी बताइए। अरुण जी, आज के बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में इस चर्चा में सहभाग लेने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजेश इंगले जी। और राजेश इंगले जी जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस यहाँ के प्राध्यापक रह चुके हैं और काफ़ी उनका स्टडी है अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, सोशल सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स और जो बैकवर्ड क्लासेस के अलग अलग रिसर्च होते हैं उनके ऊपर काफ़ी उनका स्टडी है। और एक मेहमान हमारे स्टूडियो में है जो चंद्रकांत जी जगताप जी है, और वो जो है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के जो इंडियन मर्चेंट चैम्बर जैसे उन्होंने भी एक चैम्बर को स्थापित किया है और उन्होंने काफ़ी अलग अलग क्षेत्र में काम किया है। बेरोजगारों के क्षेत्र में काम किया है, उद्योग के क्षेत्र में काम किया है, स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में काम किया है, कल्चर के क्षेत्र में काम किया है। उनका काफ़ी अनुभव रह चुका है। ये लंदन रिटर्न है और हमारे यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संस्था खड़ी की वही कॉलेज से पढ़ के वो लंदन तक गए और अभी वो कोशिश कर रहे कि हमारे इस देश के अंदर कुछ तो ऐसा नौजवानों के लिए उद्योग खड़ा हो। तो ये बजट का जो विश्लेषण है हम करना चाहते हैं कि क्या ये बजट ने किसानों को क्या दिया है, महिलाओं को क्या दिया है, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या विद्यार्थियों को क्या मिला है, नौजवान जो बेरोजगार युवक है उनके लिए क्या मिला है, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए क्या मिला है, और इस देश के विकास के लिए ये बजट में क्या आया है, क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, ये विशेषज्ञ से हम लोग जानेंगे आज। और आप आज का जो है अपना जो चर्चा है अभी शुरू करते हैं। अरुण जी, सबसे पहले सर ये जानना चाहते हैं कि आप ओवरऑल इस बजट को क्या समझ पा रहे हैं। एक आम आदमी बजट देख रहा है 1.5 घंटा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। एक स्पेशलिस्ट को भी समझने में काफ़ी समय लगता है। आपने जो मोटा मोटा नजर मारा है कि बजट किस तरह का बजट है और क्या है इस बजट में। ये बजट आप देखोगे तो ये बजट मेरे ख्याल से भगवान को भी समझ में आ गए अगर बात करेंगे तो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी हम बात कर सकते हैं कि एक ठोस कदम लिया है, ठोस काम किया है, इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है, कुछ दूर काम आने वाला है, नज़दीक काम करने वाला है, या इसके विरोधक क्या करेंगे या सहमति वाले क्या कहेंगे, दोनों तरह से आप सोचेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें वही रिपीट है। गंगा को जोड़ेंगे, रिवर लिंक करेंगे, सारी वही बातें हम पिछले 7 साल से सुनते आ रहे हैं। इसमें नया कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भूल गए हैं जो सत्ता में बैठे हैं लोग कि लोग कोविड काल में 2 साल रहे हैं। 5-10 करोड़ लोग यहाँ बेरोजगार हो चुके हैं। महिलाएं घर में छटपटा रही है, गैस के भाव बढ़े हुए हैं। तो महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है कि घर में क्या खेती बाड़ी आएगी, दाल चावल आएगा, उसके बारे में एक बात नहीं कही गई। दूसरी बात, युवकों के रोजगार चले गए हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। नहीं, उन्होंने कहा तो है कि 30 लाख रोजगार मुहैया कराएंगे, जबकि वो कह रहे थे कि 2 करोड़ हर साल मुहैया कराएंगे। अभी जो है नवाब मलिक साहब ने एक बयान दिया है कि मोदी सरकार ने अपने पुराने बयानों को काट दिया है पूरी तरह से। नवाब मलिक साहब का बयान ये है दोस्तों, उनका कहना है कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो पिछले 2 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। अब जब बजट पेश कर रही है सरकार, तो सरकार का कहना है कि वे 30 लाख रोजगार आने वाले 1 साल में मुहैया कराएंगे। इसका मतलब सरकार जान गई है कि वो इस तरह के रोजगार नहीं दे पाएगी। इस विषय में आपका क्या कहना है कि सरकार। तो उसमें जोड़ के एक बात कहता हूँ कि उन्होंने बोला कि ये मोदी सरकार की जुमलेबाजी है।
जब 2014 में उनका सरकार आया तो जब भी उन्होंने यही घोषणा की थी, अब वापस वही घोषणा वो कर रहे हैं। तो 7-8 साल में उन्होंने क्या किया, तो ये उनका सवाल है। तो आप जरा उसके ऊपर वही मैं कह रहा था कि जैसे अगर आपने 1.5 घंटे का भाषण, 90 मिनट का भाषण देखा होगा निर्मला सीतारमण का, ये पूरे जो पढ़ रहे थे उनके लैपटॉप के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, उस पर पूरी तरह से प्रभाव जो था वो जुमलेबाजी का था। संसद में पूरी तरह से पिन ड्रॉप साइलेंस संसद था आज। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने कोई अवॉइड नहीं किया। आपने अगर देखा होगा, मतलब लोग जान चुके हैं कि ये ढोंग कर रहे हैं, ये पढ़ कुछ रहे हैं, करने वाले कुछ और हैं। लोगों का विश्वास उठ चुका है। मुझे उम्मीद थी एक युवक के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक प्राध्यापक के नाते, कि अगले 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, तो शायद कुछ लुभावना, जनता की लुभावना 5 राज्यों के लिए कुछ लाएंगे, कुछ तोहफा लाएंगे और वोट बटोरेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। जो मैंने सोचा कि कोरोना के वजह से लोग दुख में है, टेंशन में है, रोजगार चले, खेती बाड़ी में तकलीफ है, कुछ उनके लिए लाएंगे, कुछ भी नहीं लाया है। तो ये पब्लिक की भावना को समझ नहीं पाए हैं। लोग संताप में है, शोक में है, गुस्से में है, इनको किसी की कदर नहीं पड़ी है। ये बिल्कुल ही संवेदनाहीन बजट है, जिसके बारे में कुछ बात करना ही एक अजीब ख्याल होगा मेरे ख्याल से। सर आप एक बात बताइए, आपने लंदन देखा और भारत देखा और भारत के युवाओं को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी कुछ अलग अलग तरह की बातें की हैं। एमएसएमई के लिए इन्होंने 1.5 लाख करोड़ के आसपास 1,20,000 करोड़ कुछ देने की बात की है। तो ये क्या है, ये एमएसएमई में जो कर रहे हैं उससे आम युवकों को किस तरह का रोजगार बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, या रोजगार के लिए इन्हें किस तरह का बजट, आप किस तरह के बजट की एक सरकार से उम्मीद करते हैं? सबसे पहले तो मैं आईजीआर का पहले थैंक यू बोलता हूँ, जिन्होंने आज हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज के इस माध्यम से अपने लिए दी है। जो आपने जो क्वेश्चंस किया उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एमएसएमई हो या भारत सरकार के माध्यम से जो भी उनकी पॉलिसी आ गई है, जैसे एमएसएमई की हो, स्टार्टअप हो, स्टैंडअप हो, हालांकि 2014 से लेकर 2022 अब जनवरी एंड आज हो चुका है, फरवरी 1 डे है हमारा आज का। सो ये सिचुएशन में आज तक का जो अगर हम लोग ग्रास रूट से भी अगर देखते हैं तो बैंकों को, नेशनल बैंकों को पता नहीं है कि स्टार्टअप क्या है, स्टैंडअप क्या है, उसके अलावा मुद्रा योजना क्या है। हालांकि हमको उनको जाके पूछना पड़ता है कि यहाँ पे स्टार्टअप के लिए, स्टैंडअप के लिए आपके पास ऐसी योजनाओं की कुछ जानकारी है क्या। सो इसके लिए जो अवेयरनेस होना चाहिए, इस बारे में का अवेयरनेस न गवर्नमेंट ने कभी की है, न इसके बारे में लोगों में ऐसा प्रचार और प्रसार कभी किया नहीं है। सो ये अगर लोगों में जनरेशन, लोग जो है, क्राउड है, यूथ है, उनमें अगर इस बात का अवेयरनेस नहीं है तो बैंकिंग के लिए तो स्ट्रिक्टली उन्होंने ऐसा जीआर, हालांकि जीआर दिया है ऐसा हम लोग मानते हैं, बट बैंक के कुछ अधिकारी से हमें डायरेक्ट बताते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ जीआर ही नहीं आया है। सो हमें उनको बताना पड़ता है वो, या हम उनको गिफ्ट में उसके जीआर हम लोग दे देते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है ये सब मिली भगत है। जैसे कि आज के नीला सत्यनारायण जी जो हमारी जो है, सॉरी निर्मला सत्यनारायण जी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हालांकि उनका सुबह का जो बजट के बारे में पहला उनका जो ओपिनियन था तो वही था कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड से देन मतलब उन्होंने स्टार्ट किया है। सो वो मेंटली इतना मतलब जान चुके थे कि हमें अभी लोगों के लिए क्या देना है, देश के लिए हमें क्या प्रभावित करना है, ऐसी सोच में उन्होंने मतलब अपनी शुरुआत की थी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है यूथ के लिए कोई ऐसी पॉलिसी डिजाइन की नहीं है, अगर की भी है तो उस पॉलिसी इंप्लीमेंट के लिए कोई एक्शन प्लान रेडी नहीं किया है। अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट के लिए कोई ऐसा प्लान अगर डिजाइन किया है तो वो लोग जानबूझ के ऐसा प्लान इंप्लीमेंट होने नहीं दे रहे। इस बात का सिचुएशन जो है ऑल ओवर इंडिया में हो, हालांकि हम लोग महाराष्ट्र को बिलोंग करते तो महाराष्ट्र में हाल हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे जगह पे 2 साल से 2.5 साल से लोगों का एजुकेशन सिस्टम बंद है, लोगों को पढ़ाई हो नहीं रही है। जो MBA हुए हैं, HR में से उन्होंने पास आउट किया, इंजीनियर हुए, मेडिकल में गए लोग हैं, उन लोगों को प्लेस करना है तो आप कौन से सिस्टम में उनको आप जनरेट करने वाले। सो ऐसे बहुत सारे हमारे यूथ हैं, उनके हाथ में ना एम्प्लॉयमेंट है, ना उनके लिए कोई ऐसा गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है कि जिसे वो एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट ने हालांकि यूथ के लिए, स्पेशली अनएम्प्लॉयड पीपल्स के लिए और बेसिकली न्यू एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उन्होंने डिजाइन नहीं की जिससे लोगों का भला हो। सर आप किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन चला, मेरे ख्याल से दुनिया में शायद कोई आंदोलन इतना बड़ा, इतना लंबा चला, उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई और किसानों का आंदोलन पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसके बावजूद
क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिससे किसान प्रभावित होंगे या उनको लाभ मिलेगा? मुझे लगता है कि ये एक सरकार है जिसकी सबसे बड़ी हार किसान बिल पर हुई है। मतलब पूरी दुनिया में आपने देखा है कि 2-2.5 साल आंदोलन चला किसानों का, और सारे वर्ल्ड न्यूज ने इसको कवर किया है। इससे पूरे मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में भारत का नाम खराब हुआ है जी। एक लोकशाही देश, इतना नंबर 2 का देश है पूरी दुनिया में, वहाँ की सियासत अगर एक बिल वापस लेती है 2.5 साल के बाद, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि मार्केट खराब हो चुका है, आपका ब्रांड बाहर खराब हो चुका है, इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं जी। तो आपको बिल पीछे लेना पड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी किसान, आप हमेशा इन्होंने प्रचार किया इनके लोगों ने, इनकी पार्टी के लोगों ने, कि ये सिर्फ पंजाब के किसान हैं, ये दलाल लोग हैं, एजेंट लोग, तो एक तरह से इनको नेगेटिव पब्लिसिटी कर दी इन लोगों ने किसानों के बारे में। इससे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है किसानों के अंदर। जो जाट हमारे हरियाणा के है, उत्तर प्रदेश के है या पंजाब के है, वहां पर एक अलग मैसेज गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बारे में किसान वोट बैंक में बात करेंगे। मैं राजनेता नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारी जो जनता भारत की वो बहुत समझदार है, वो एक हद तक निर्णय लेती है, और वो समय आ चुका है। इस बजट में कुछ ऐसा दिया है कि आपको क्या लग रहा है कि इन्होंने क्या किया जो किसानों का जो प्रावधान दिखा रहे हैं कि ये किसानों के लिए हम इतना अच्छा कर रहे हैं, किसानों के लिए, आपको क्या लगता है इन्होंने क्या किया, किस तरह से ये बजट दिखा रहे हैं? अब आप की खरीदारी करेंगे किसानों का पूरा खरीद, ये क्या है, ये क्या मसला है? देखिए, आप जानते हैं कि 7 साल से ये सरकार जब भी आई है, इन्होंने हमेशा वादे किए हैं, और मैंने कहीं पर पढ़ा था कि लोगों ने कहा था कि बजट का दिन मतलब विश्वासघात का दिन होता है जी। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। अच्छे 15 लाख 5 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देने वाले, तो इनकी आज तक की परंपरा रही है कि ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। जनरली राजनेता जो होता है, पॉलिटिक्स पार्टी होती है, आश्वासन देती है, आश्वासन देना उसका काम है, उन्हें भरोसा देना काम, लेकिन इंप्लीमेंट करने में कहीं पर कुछ होता है 50-50% का, इनका वो भी नहीं है। आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आज इन्होंने कहा कि ये जो बजट है वो अगले 25 साल के लिए उसकी शुरुआत हो रही है, यही कहा इन्होंने उसको नाम भी दिया। अब इनका एक बहुत मजा आता है, ये हमेशा ये संस्कृत के शब्द यूज करते हैं, महाभारत के शांति पर्व के श्लोक यूज करते हैं, बड़े बड़े शेर यूज करते हैं, लेकिन वो सारा अब जीरो हो चुका है, जनता समझ चुकी है। ये सब संस्कृत के शब्द यूज करेंगे, महाभारत के। मैं आपको कह रहा हूँ कि आज जैसे अभी चंद्रकांत जी बता रहे थे, शुरुआत कैसे हुई आज के बजट की। जैसे निर्मला सीतारमण ने शुरुआत की, उन्होंने कहा ओ माय गॉड। तो आपको याद होगा कि महाभारत का युद्ध का उनका एग्जांपल देता हूं मैं। महाभारत का युद्ध कैसे हुआ? जब थक गए थे, अर्जुन थक गए थे, एक योद्धा थक गया था, कृष्ण को जाना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि भाई खड़ा हो, तू योद्धा है, तुझे युद्ध करना है। तो वो जो मौका है एक बड़े क्या बोलते योद्धा का, वही आज का क्षण था। हमारी अर्थमंत्री 7 साल जो 4 बजट दे चुकी है आज तक, वो वहां पर ओ माय गॉड बोल रही है, उसमें सारा कुछ आ चुका है। तो ये बजट में जो है वो आम जनता का तो कुछ चेहरा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर इन्होंने जो ये है वर्किंग क्लास या इलीट क्लास जो है या आईटी क्षेत्र है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या आईटी क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसमें भी तो क्या दिया है? ऐसा क्या लग रहा है कि वो बजट उनको तो अपना लगे, आम आदमी को तो नहीं लग रहा है जी। लेकिन हाँ सर, मतलब आप इसको सच में ये बहुत जानने समझने की विषय है। आप बजट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताइए कि जो ये बजट दिया है, उनको लग रहा है युवा बहुत बड़ी संख्या में है, और मोदी जी युवा को हमेशा आह्वान करते हैं कि मैं युवा हूँ, आप युवा हैं, दोनों युवा हैं, तो दोनों युवा अपने युवाओं को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ भी किया है कि अगर एग्जैक्टली उन्होंने दिखाने के लिए डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें की है जी, जहाँ पे उन्होंने बताया कि मोबाइल सस्ते किए हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि लोगों को हम रोजगार देंगे जी। हालांकि जहाँ पे एजुकेशन नहीं स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे किस टाइप की मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो तो ऊपर वाला बता सकता है इसके बारे में। सेकंड थिंग है कि जो मोबाइल सस्ते के हैं, लेकिन गैस के भाव बढ़ गए हैं। जिस गांव में बिजली नहीं है, जो गांव में नेटवर्क या वाईफाई की सिस्टम जुड़ी नहीं है, वहाँ पे बच्चे लोगों के लिए कौन सा हमारा मोबाइल का यूज होने वाला है। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यूथ के लिए दिखाने के लिए ऐसा दिखा रहे कि डिजिटली हम लोग उनको सपोर्ट करके 20 लाख नौकरियां मिलेगी या बहुत लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट वो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए जो यूथ हमारा ग्रास रूट से आने वाला है या ग्रामीण भाग को बिलोंग करता है या स्लम एरिया को बिलोंग करता है, यहाँ से आने वाले स्टूडेंट उनके लिए अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, जहाँ की उनके हाथ में ना वाईफाई है, ना उनके हाथ में ना एंड्रॉइड मोबाइल है, ना उनके लिए वो सस्टेन करने के लिए बिजली है। अगर हम 20 लाख नौकरियों की बात करें तो पिछले पिछले 2-2.5 साल का ये कोविड पीरियड प्री पोस्ट जो भी रहा है, इस बीच मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ से ज़्यादा की नौकरियां गई हैं।
अब उनमें से अगर 20 करोड़ 20 या 30 लाख या 40 लाख को भी नौकरियां जनरेट कर दी जाए तो उसके बाद भी 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोगों की बेरोजगारी का क्या, इस पर सरकार ने कोई ठोस प्लान नहीं दिया। इस विषय में क्या आपका? मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कितने लोग बेरोजगार है उसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा मेरा ओपन बात मैं मानता हूँ इस बात को। बिकॉज जो लोग आज के मतलब ये 2 साल के पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसमें से जो 2-2.5 करोड़ लोग जो बेरोजगार हुए, जो आप बता रहे हैं, वो फिगर कहाँ से उन्होंने लाई हो तो पता नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उससे ज़्यादा बड़ी फिगर है वो जी। और उसमें जो ऑलरेडी कुछ आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर रहे हैं या कोई रिटेल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हालांकि एज क्राइटेरिया होता है किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो जो समझ के चलते हैं कि हम लोग एज ऑफ 22 या 23 से लेकर अगर 35 ईयर्स तक अगर कोई काम करने वाला कोई जेंडर का भी पर्सन हो तो उसे वो एक एज में एक पर्टिकुलर पैकेज डिजाइन किया जाता है, वो मिलता है। बट वो कंपनी वो एम्प्लॉय को अगर वहां से निकाल देती है तो सेम पैकेज में सेम स्ट्रक्चर ऑफ वर्क में किसी और जगह पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए वो कोई सिस्टम ही काम नहीं कर रही है जी। तो अगर कंपनी अगर ऐसी पॉलिसी डिजाइन करती है तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का स्टेक आना जरूरी है। बिकॉज ये एम्प्लॉय में अगर उनको वहां से निकाल दिए जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जाएगी कहाँ, वो लोग करेंगे क्या? बिकॉज नई जगह पे जाएंगे तो किसी नई ट्रेनिंग बच्चों उनको 10वीं 12वीं से जो पास आउट हुए उनको लेते हैं, 8-10 हज़ार सैलरी पे उनको मतलब ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड पे लेते हैं। सो ऑलरेडी जो मतलब बाहर निकले हैं उनके लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। आज भी मेरे पास जब बहुत सारे लोग आते हैं तो मतलब मुझे ये बात ओपनली बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लोग रोते हैं, सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों ने तो ओपनली बताया कि अगर मुझे ये ऐसा जॉब नहीं मिला या नहीं मैं कर पाऊंगा तो शायद मैं मेरे फैमिली के साथ में सुसाइड कर सकता हूँ। सो ये नौबत क्यों आई है? मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह पे गवर्नमेंट बताते कि हम के यूथ के लिए हमें कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है और सेकंड थिंग ये होती है कि जहाँ पे जिसके लिए काम चल रहा है वही प्लांट बंद किया जाता है। एक तो प्लांट बंद किया जाता है, नहीं तो कहीं तो शिफ्ट किया जाता है, तो कंपनी का कोई एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे काम नहीं करता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री महाराष्ट्र या मुंबई में मैक्सिमम कम होते जा रही है, तो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट जो है तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है आज के डेट में टोटली अनएम्प्लॉयड बन गया है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। सर ये ई बिलिंग की बात कर रहे हैं, ये ई बिलिंग है क्या और ये क्या कहना चाहते हैं ई बिलिंग के माध्यम से? जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, निर्मला जी ने कहा और सारे चैनल्स पे भी ये बातें चल रही हैं कि ई बिलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इस ई बिलिंग से आम लोगों को क्या लाभ होगा, क्या नुकसान हो सकता है? मुझे सर ऐसा लगता है कि ई बिलिंग से आम लोगों को कुछ फायदा नहीं है। हालांकि आम लोगों के लिए तो दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। बिकॉज आप देखिए ई बिलिंग्स में बहुत सारे लोगों के रोजगार तो गए, काम करने वाले हाथ जो थे उनके काम गए हैं। जैसे कि आप बहुत जगह पे देख सकते हैं कि हम लोग का अगर हमारा एमएससीबी का बिल भी अगर भी भरना है तो आज के डेट में एक लोगों का ट्रेंड बन गया कि हम लोग ने ई पे किया है, या कहीं होटल में जाते हैं तो हम लोग ऑनलाइन पे करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक मशीन अगर 10 लोगों का काम कर रही है तो 10 लोगों के अंदर 100 लोग जीने वाले लोग हैं, उनका क्या होगा जी? इसके बारे में गवर्नमेंट सोचना चाहिए। हालांकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट जरूरी है, इसके हम लोग इग्नोर नहीं कर रहे, इसके हम लोग डिनाई भी नहीं कर रहे, बट उसके लिए उस लेवल की अपॉर्चुनिटी वो जनरेशन के लोगों के लिए क्रिएट भी करनी चाहिए। दूसरी तरफ से आप ये कह रहे हैं कि एक जगह कम हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो लेकिन हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं कि जो लोग यहाँ से कम हो रहे हैं वो किसी और जगह शिफ्ट हो जाए। तो मित्रों ये हम एक चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको लगे कि ये सारी नेगेटिव बातें हैं। बिल्कुल हम नेगेटिव बातें करने के लिए ही यहाँ इकट्ठे हुए, क्योंकि हम सरकार की तारीफ करने के लिए नहीं है, हम उन चीज़ों को बताने के लिए हैं जो सीधे जनता से जुड़ी हुई है। हमारा कोई मकसद किसी सरकार का विरोध नहीं है, हमारा कोई मकसद किसी सरकार का पक्ष नहीं है। हम एक बात रख रहे हैं, आप सभी की बात, एक बेरोजगारों की बात, एक बच्चों की बात, एक महिलाओं की बात। महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया है, जो हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात करते रहे हैं, इस बजट में कहीं क्या मुझे तो नहीं दिखा कि कहीं नारी के लिए कहीं सब भी आया है। एक नारी ने बजट पेश किया है, बहुत अच्छी बात है। निर्मला जी काफ़ी सशक्त नारी हैं, इससे पहले रक्षा मंत्री थी, अब वो बजट पेश कर रही हैं। तो एक नारी हो कि उन्होंने नारियों को क्या दिया है, कुछ आपको नजर आता है तो प्लीज़ जरा सा। बिल्कुल भी नहीं है, और आपने सही कहा कि महिला होकर भी उन्होंने उसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं है। जैसे आज चंद्रकांत जी बता रहे थे, आज लोग आत्महत्या करने पर मजबूर है कि एक घर में एक व्यक्ति भी कमाता है तो 5 लोग खाते हैं, बाल बच्चे उस घर में, परिवार में उसके। आज रोजगार जब गया है तो उसके लिए अल्टरनेटिव क्या है? तो महिलाओं का मेन विषय होता है कि किचन में क्या पकेगा, दाल चावल कहाँ से आएगा, भाजी तरकारी कहाँ से आएगी, गैस
रॉकेल कहाँ से आएगा, घासेल कहाँ से आएगा। जी। तो इसके बारे में एक वर्ड नहीं है इस बजट में। इस बारे में आपको बता दूं एक कि वर्ड हाल में ही बीजेपी के एक सांसद और केंद्रीय मिनिस्टर ने बयान दिया है कि मोदी जी ने, हालांकि बजट में ये नज़र भी आया कि मोदी जी प्याज का भाव कम करने के लिए नहीं प्राइम मिनिस्टर बने, वो किसी और मकसद के लिए बने हो। किस मकसद के लिए बने हैं वो सभी हम जान रहे हैं, लेकिन क्या बिना प्याज का भाव कम किए कोई प्राइम मिनिस्टर भारत का रह सकता है लंबे समय तक? अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले मोदी जी की सारी पार्टी जो है ना गैस लेकर मोहल्लों में बैठा करती थी और प्याज को लेके एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया और मेरे ख्याल से प्याज पर ही मोदी सरकार खड़ी हुई थी। खैर अभी फिलहाल उनके मंत्रियों का गुमान बहुत ऊपर है, उनकी बातें बहुत ऊपर हैं। हम आपसे बजट के बारे में और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि एक घर बुजुर्गों से चलता है, तो बुजुर्गों के लिए इन्होंने क्या कुछ ऐसा किया है क्या? मुझे इस बात का बहुत हमेशा यही मतलब फील होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग जब जुड़ के बात करते हैं, काम करते हैं, तो जब कोई पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, तो मैक्सिमम जो सीनियर सिटीजन है तो हमारे साथ वही डिस्कस करते हैं कि बहुत बार तो मुझे कितने हमारे जो सीनियर सिटीजन जो मेरे लिए मेंटोर्स रहे हैं या मेरे लिए आइडल पर्सन रहे कि हमारे लिए कुछ पेंशन पॉलिसी आप ला रहे क्या, या आप हमारे लिए ऐसी कोई स्कीम ला रहे क्या जिसकी वजह से हमारा जो एंड ऑफ जो हमारा जो भी रिटायरमेंट एज है इस एज में हमें कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी, जैसा कि अभी आज की निर्मला जी ने जो बजट के बारे में बात की है, इसके लिए सीनियर सिटीजन्स के पॉलिसी मेकिंग में मुझे ऐसा लगता है बैंकिंग में कुछ जीडीपी के कारण शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ परसेंटेज का पोस्ट खाता हो या उनका एफडी में या कुछ ऐसे सिचुएशन में कुछ एक दूसरा पॉइंट परसेंटेज का बढ़ावा दिया हो, तो शायद मुझे ऐसा लगता है उससे एक उम्मीद रखने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं। बट ये सब होने के बाद जहाँ पे मतलब हम लोग हमारे खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अगर कोई परसेंटेज का मुआवजा मिल रहा है तो उसके खिलाफ जहाँ पे जो महंगाई बढ़ गई है, जो मेडिसिन में या हॉस्पिटलाइजेशन में जो खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि जिससे वो सीनियर सिटीजन को ज़्यादा बेनिफिट मिले। सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इस बात पर कि उन्होंने बोला कि पोस्ट ऑफिस का भी बैंकीकरण होगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और उससे क्या लाभ क्या नुकसान हो सकता है? जो बेसिकली कुछ चीज़ें उन्होंने बोली है जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि पोस्ट ऑफिस बैंकिंग की तरह काम करेगा, उन्होंने कहा कि ई पासपोर्ट बनेगा। ये सारी बातें वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन इसका फायदा किस तबके को हो रहा है? पासपोर्ट लेने वाला कौन बंदा है, कौन व्यक्ति है समाज का? बाद में मेरा कहना है कि जो बाकी वर्ग है, जो वंचित वर्ग हम हमेशा कहते हैं, जो महिलाएं हैं, जो किसान है, जो बहुजन है, जो गांव मोहल्ले में स्लम एरिया में रहता है, उसके लिए आपने क्या सोचा है? जो यहाँ की 30-35% जनता है जो बीपीएल की बिलो है, बिलो पॉवर्टी लाइन की, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आप ई पास किसके लिए बना रहे हैं? ई पासपोर्ट, जो बंदा फॉरेन जाने वाला है। आपने ये डिजिटल करेंसी की बात की है, बिटकॉइन के लिए आरबीआई लॉन्च करने वाली है। ये कौन खरीदने वाला है? किसके पास काला पैसा, काला धन, एक्स्ट्रा पैसा है जो वहां पर जाएगा? आपको करना चाहिए था, जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन हमारे बूढ़े हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हुए, उनका पैसा बैंक में जमा है, उनके पेंशन पर आप कुछ टैक्स इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। जी। जो गृहिणी हमारे घर में पैसे घर में डब्बे में रखती है, बचा के थोड़ा बहुत वो बैंक में डालती है, उस पर आप थोड़ा सा ब्याज बढ़ा देते थे। जी। आप किसी न किसी हद से लोगों को फायदा पहुंचा सकते थे। आपके पास, आप कह रहे हो कि जनवरी में 1.40 लाख करोड़ का जीएसटी जमा हुआ है जी, एक महीने में, हाईएस्ट जी। ये जीएसटी राज्यों से आया हुआ है जी। तो उसके बारे में आपने क्या कुछ सोचा है? आपने खाली जमा किया है, आपने दिया कुछ भी नहीं है जी। जी जी। तो ये ई पासपोर्ट और बाकी चीजें, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो एक तबके के लिए है और आप एक तबके के लिए राज्य कर रहे हो, ऐसा क्लियर हमें समझ में आ रहा है। मेरा एक सवाल आपसे है जी, कि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका है, ये देश का आखिरी आदमी जो है जी, उसकी ज़रूरत है जी रेलवे जी और ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो राज्य का ट्रांसपोर्टेशन होता है जी। ये पूरे बजट के अंदर जी, मुझे ये आखिरी आदमी के लिए कहीं पर भी एक भी लाइन नया दिखी नहीं जी। ऐसा क्या बात है? और ये अभी क्या कई सालों से रेल बजट जो है ये मेन बजट के अंदर पेश किया जाता है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। उसमें आप एक्चुअली रेल बजट की पिंक बुक अभी आनी बाकी है, शायद कल आएगी, तो उसके बाद क्लियर होगा कि इन्होंने क्या क्या बात की है। इन्होंने सबसे बड़ी बात की है कि 400 महंगी ट्रेनें आएंगी, एसी ट्रेनें आएंगी। तो आप जो बात कर रहे हैं वही बात लागू होती है यहाँ पर कि 400 जो ट्रेनें हैं वो बहुत एसी ट्रेनें, बहुत हाई स्पीड ट्रेनें, वंदे भारत ट्रेनें, बहुत स्पेशल क्लास के लिए 400 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन 400 ट्रेनों की जो किस्सा है वो बड़ा
रोचक है और हर किसी को इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन है उसको एक बार अच्छे से समझने की ज़रूरत है। उसमें होगा ये, जब प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी तो उनका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो ट्रेन चलती है, अभी भी जो हमारे यहाँ 2-4 प्राइवेट ट्रेनें चल रही हैं, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब वो ट्रेन चलेगी, अगर वो लेट होती है तो जो उसको लाइन देने वाला है उसकी सैलरी में से कटेगा पैसा। तो अब होगा क्या कि जो लाइन देने वाला है वो सारी ट्रेनों को रोक देगा और उस ट्रेन को जाने देगा। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेंगी जैसे जैसे प्राइवेट ट्रेनें आने जो ये लोग कर रहे हैं। लंदन में प्राइवेट ट्रेनों का एक कॉन्सेप्ट चलाया था, बहुत जोर शोर से उसका स्वागत किया गया, लेकिन इस समय लंदन सरकार परेशान है। ब्रिटिश सरकार उस रेल को प्राइवेट से फिर से गवर्नमेंट में लाने की प्रोसेस में है, क्योंकि पूरी तरह से वो पूरा सिस्टम फेल हो गया। तो होगा ये कि वो सारी ट्रेनें रोक दी जाएंगी जो कम पैसे में होंगी, जो महंगी ट्रेनें हमारी, पैसा हमारा, गार्ड हमारा, पटरी हमारी। प्राइवेट ट्रेनों का क्या मतलब है कि एक आदमी आएगा, पैसा बढ़ा के लेगा और लाइन भी आपको ही देनी है। लाइन कुछ नहीं करेगा, वो सफाई भी नहीं करेगा, ट्रेन खरीद के भी नहीं दे रहा। वो कोई भी जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें ट्रेन किसी को खरीदना नहीं है, वो खाली किराया ले रहा है। मतलब आप आम आदमी का किराया बढ़ जाएगा, बाकी की ट्रेनें रुक जाएंगी। जो ज़्यादा पैसा देने वाले हैं, जो ज़्यादा सक्षम लोग हैं, वो जल्दी पहुंचेंगे। जो आप अभी 24 घंटे में यात्रा करते हैं, अगर एक रूट पे 50 प्राइवेट ट्रेन चल गई तो जो 24 घंटे की ट्रेन पहुंच रही कहीं, वो ट्रेन आम ट्रेन 28 घंटे की हो जाएगी। और वो भी 28 घंटे में पहुंचेगी कि नहीं, ये बड़ा मसला है। तो कुल मिला के आपने जो बात कही कि ये सरकार आम लोगों को ध्यान नहीं दे, रेल में तो बिल्कुल भी अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो आम लोगों को कहीं पता नहीं चलेगा। अगर इसका एक बहुत उम्दा उदाहरण है कि पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए तो एसी डब्बों की संख्या बढ़ती गई है और जो चालू तबका है वो कहीं कम नहीं हुआ है, उसमें अभी भी ठूंस कर जाते हैं। हम लोग बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि हाई स्पीड ट्रेन हमारे पास अहमदाबाद के लिए जो है ना फ्लाइट्स खाली जाती हैं। अहमदाबाद के लिए 2 डबल डेकर बेस ट्रेनें हैं जो पूरी भरी नहीं जाती हैं, अब सेम डे उसमें टिकट ले सकते हैं। ऐसा देश जो भूखा नंगा हो, वहाँ बुलेट ट्रेन चलाने का मुझे नहीं समझ में आता है। जिनको शान दिखाना है वो दिखाएं, लेकिन मेरी पत्रकारिता ये कहती है कि जिस देश में लोग भूखे से होते हों उस देश में बुलेट ट्रेन नहीं चलनी चाहिए। खैर, ये बजट की बात है, हम लोग बजट पे ही रहे। रेल बजट कल आएगा, जब पिंक बुक रेल बजट दे दिया गया, लेकिन पिंक बुक आएगी उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ क्या किस तरह से दिया गया है। तो आप एक मोटा मोटा लास्ट हम आपसे दोनों से एक छोटा छोटा जाने कि टोटलिटी में आप इस रेल बजट को एक फाइनेंशियल स्थिति, क्योंकि हमने सरकार की बहुत सारी आलोचना कर दी है, आलोचना की बजाय आप इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करिए। ओके, ये बजट बहुत अच्छा है व्यापारियों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। जी, वो स्टेशन बनाना चाहेंगे, एयरपोर्ट बनाना चाहेंगे, रेलवे बनाना चाहेंगे, जिसमें टूरिज्म की इंडस्ट्री बढ़ेगी, जिसमें पब्लिक बाहर से आएगी, बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, कॉर्पोरेट के लोग आएंगे और अपना पैसा बनाएंगे। तो पैसे वालों के लिए बहुत फायदेमंद है जी। और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने एक ई विद्या करके भी लॉन्च करने का बात कहा है। उन्होंने एक नेशनल मेंटल हेल्थ काउंसलिंग कॉल सेंटर भी चालू करने वाले हैं बेंगलोर के विद्यापीठ से बात करके। तो वो एक अच्छा काम किया है कि इस देश की जनता कोरोना काल में संघर्ष करते हुए दुख दर्द में है, उनके काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग सेंटर चालू कर रहे हैं ऑनलाइन। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। ये समझ गए कि लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ने लगी है और ये सरकार काउंसलिंग के कगार पर पब्लिक को लेकर जा चुकी है। तो मैं कहते हुए एक बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, मुझे काउंसलिंग वाला और बताना बहुत जरूरी समझता हूँ इस बारे में कि जैसे कि अभी बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। रेलवेज के लिए भी बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटी भारत सरकार भारत रेल के माध्यम से स्टार्ट कर रही है। तो मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि जहाँ पे जो भूमिपुत्र होते हैं, जहाँ पे जो लोकल रहने वाले लोग हैं, जैसे कि बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, अभी हम बाहर जहाँ जाते हैं तो बड़े बड़े मॉल्स दिखते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स दिखते हैं, लेकिन जहाँ पे रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जो बड़े बड़े स्टॉल्स होते हैं, जो पानी का हो, स्नैक्स का हो और किसी और काम की वजह से टिकट बुकिंग का भी जो बहुत सारे आउटसोर्सिंग किए जाते हैं, ये जो काम है हमारे एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड पीपल्स के लिए अगर ऐसे काम अगर दिए जाते हैं तो हालांकि ऐसे लोगों के लिए एक रोजगार की उपलब्धि हो सकती है। उसमें ज़्यादातर मेरा ऐसा मानना है कि जो पैंडेमिक में जो कोई किसी फैमिली का जो पर्सन गया हुआ है, मतलब डेथ हुई है, उनके फैमिली के किसी बंदे के लिए ऐसी अगर अपॉर्चुनिटी देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा काम इस माध्यम